एवरीवन। मेरा नाम रवि दुबे है और मैं लखनऊ बीटेक का छात्र हूँ। जिससे हमारे वहाँ बीटेक में भी कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के सब्जेक्ट्स होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं हमारे वहाँ। तो उसमें एक्टिव पैसिव से हो गया या ग्रामर से अलग रिलेटेड चीज़ें हो गई। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पहले डाउट रहता था, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड का छात्र रहा हूँ और मेरे भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर था स्टार्टिंग में। तो एक विवेक सर के नाम से यूट्यूब पे टीचर हैं, विवेक इंग्लिश वाले। उनका पढ़ाने का जो तरीका है, कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका बहुत अलग है। और अन्य टीचरों के मुकाबले देखा जाए जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, उस हिसाब से उनका बहुत ज़्यादा, जिससे लगता है अभी ज़्यादा एज तो है नहीं, लेकिन लगता है कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास पढ़ाने का। इसमें वो बहुत आगे हैं, अन्य टीचरों से बहुत आगे हैं जो उनसे एज में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एज कम होने के बाद भी एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा है उनसे। तो आज वो मेरे मित्र भी हैं एक तरह से, तो आज मैं आया हुआ था उनके वहाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ उनका आप लोगों से लाइव कर दिया जाए, कुछ आप लोग कंसेप्ट क्लियर करें। तो आइए, हमारे साथ हैं विवेक सर इंग्लिश वाले। नमस्ते सर। धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ आए और एक हमारा छोटा सा जो बच्चों को हमारे माध्यम से जो भी हेल्प पहुंच सकती है, चाहे वो कम्पिटिटिव फील्ड में तैयारी कर रहे हैं या फिर वो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी उनका डाउट है हमारे माध्यम से अगर आप आए हैं उसको क्लियर करने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद सर। चलिए, अब हमारे बोर्ड के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, सितंबर में चल ही रहा है, मात्र 3-4 और महीने रह गए हैं मुश्किल से। और 10-12 के बच्चे जानते ही हैं कि कुछ गांव देहात से आते हैं बच्चे, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए इंग्लिश टफ़ होती है, क्योंकि बच्चे शुरू से पढ़े होते ही नहीं है वो, तो उनके लिए इंग्लिश बहुत टफ़ मानी जाती है। सर, उनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे आप बच्चों को? बिल्कुल। सबसे पहले तो माइंडसेट बच्चों का या फिर जो भी आप मुझे देख रहे हैं, आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे ये चीज़ आता नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये हम बहुत पहले से ये जानते हुए और समझते हुए आ रहे हैं। जहाँ तक की बात है इंग्लिश की सब्जेक्ट की, कि इंग्लिश सब्जेक्ट इसको लेकर हम कैसे उसको थोड़ा सा इजी वे में कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जो हिंदी माध्यम वाले छात्र होते हैं उनको थोड़ा बहुत ही अंदर टेरर होता है कि इंग्लिश को लेके, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है कि चाहे बच्चा स्टेट बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो, मुझे इक्वल नॉलेज दोनों को ही देनी है। तो वो चाहे देहात से निकल के आता हो या फिर सिटी से आता हो, क्योंकि हमारे पास दोनों माध्यम के बच्चे हमसे जुड़े होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपको ये मेंटेलिटी बना के नहीं रहनी है कि मुझे कुछ आता नहीं है। आपको सब आता है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। धन्यवाद सर, बच्चों के लिए इतना सोचने के लिए। सर, इस समय बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और अभी मैंने आपसे जो कहा कि थोड़े गांव देहात के जो बच्चे होते हैं वह इंग्लिश को बहुत टफ़ मानते हैं। अन्य सब्जेक्ट तो टफ़ मानते ही हैं, लेकिन इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा टफ़ मानते हैं, जब बल्कि है भी कुछ टफ़ तो है भी। और ख़ासकर यूपी बोर्ड वालों के लिए ज़्यादा टफ़ हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा कंसेप्ट होता नहीं है, तो यूपी बोर्ड के लिए ज़्यादा टफ़ हो जाता है। सर, क्या ये बताना चाहेंगे कि अगर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के मुकाबले देखा जाए तो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड में क्या डिफरेंसेस हैं? क्या बच्चों को पढ़ना चाहिए कि इनका नंबर बहुत ज़्यादा गेन कर सकें, और दोनों का डिफरेंसेस जो होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को आप? सबसे पहले तो रवि जी ये है कि पहले एनसीईआरटी लागू नहीं थी स्टेट बोर्ड पे। अब पिछले कुछ सालों से एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड भी लागू कर दिया है, जिससे यूपी और सीबीएसई का जो सिलेबस है ना वो सेम हो चुका है। जहाँ तक कि मैं अपनी बात करूँ अपने सब्जेक्ट की, तो लैंग्वेज में पहले स्टोरीज दूसरी आती थी लिटरेचर में स्टेट बोर्ड में, लेकिन अभी एनसीईआरटी लगने से लिटरेचर सेम हो गया है स्टेट बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का, बस ग्रामर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो जो राइटिंग स्किल इनको पढ़ना पड़ता है सीबीएसई बच्चों को, वो स्टेट बोर्ड को नहीं पढ़ना पड़ता है। इनको ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ता है, इनको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना पड़ता है। तो एक थोड़ी सी लिटिल बिट डिफरेंस हुई है, काफ़ी डिफरेंस नहीं हुआ है। तो इससे एक हम लोग को भी बेनिफिट होती है कि हम लोग अगर मर्ज करके बैचेस पढ़ाते हैं तो हम लोग का सीबीएसई और यूपी एक ही में चला जाता है। हाँ, एक थोड़ी सी मेहनत ये है कि सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, और वही अगर हम स्टेट बोर्ड के माध्यम से देखें तो क्वेश्चन थोड़े से ईजी आते हैं। तो वो थोड़े बहुत एक लिटिल बिट डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम चलती रहती है। वैसे तो मैंने दोनों भी सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ है, दोनों बोर्ड से पढ़ा हुआ है। 10th मैंने सीबीएसई से किया और 12th मैंने यूपी बोर्ड से किया, तो दोनों स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड। आपके पास उस चीज़ का अनुभव, दोनों चीज़ का अनुभव है आपके पास, आप समझ सकते हैं। तो चलिए, आइए फिर दूसरी बात पे आते हैं सर। सर, ये बताइए कि इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर बच्चों के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, तो वो कर रहा है एक तो फ़ोन और दूसरा बाइक। बच्चे अभी
7th में 6 में या 5th में आ नहीं रहे हैं, तो तक घर वाले उनको फ़ोन प्रोवाइड करा दे रहे हैं, क्योंकि अधिकतर कोर्सेज ऑनलाइन चालू हो गए हैं। जबकि अगर एक तरह से देखा जाए तो 10th के बाद ऑनलाइन अगर पढ़ा जाए, 9-10 से ऑनलाइन पढ़ा जाए तो सही रहता है बच्चों के लिए। लेकिन बच्चे 2 साल 3 साल के होते हैं तभी घर के पेरेंट्स होते हैं फ़ोन दिखाना शुरू कर देते हैं। 6 से 7th में आते आते वो फ़ोन से लड़ना शुरू हो जाते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, बहुत ज़्यादा बाइक से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो इनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे बच्चों को आप? बिल्कुल सर, मैं दोनों इंटेंशन से बात कर रहा हूँ। फ़ोन चाहे कोई भी डिवाइस है सर, देखिए कोई भी डिवाइस है वो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूजेस हैं। और अब ये हमारा माइंडसेट क्या कहता है कि हम उस चीज़ को किस वे में यूज़ करते हैं। तो अगर कोई पेरेंट्स किसी बच्चे को फ़ोन दे दिया और वो अभी उसकी स्टडी चल रही है, उसकी पढ़ाई चल रही है, अभी वो 10th भी पास नहीं है, तो हम गार्जियन को हम झूठा नहीं कह सकते और गार्जियन की हम गलती एक तरफ से नहीं कह सकते। अब बात यहाँ पे ये आ गई है कि वो बच्चा किस तरीके से उसका यूज़ कर रहा है। क्योंकि आपको रवि जी मैं बताऊं कि अभी पढ़ाई बहुत इजी हो गई है। जो लोग आज कुछ साल पहले जाके दिल्ली में, इलाहाबाद में तैयारियां करते थे, वो आज घर से भी तैयारी कर सकते हैं। 2000-3000 में कोचिंग्स हैं जो क्लासेस प्रोवाइड कर रही यूपीएससी है। की तैयारी, यूपीएससी की जो तैयारी है इसमें जो 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये और राजेंद्र नगर में लगते हैं, दिल्ली में लगते हैं, वह तो ऑनलाइन 10 हज़ार 11 हज़ार में ही मिल जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की बैच पे, खान सर के बैच पे। ये तो बहुत सस्ते में हो गए। जैसे आपके वहाँ आपका ही ले लीजिए, आप भी एनडीए की तैयारी कराते हैं, जो एनडीए की तैयारी लोग जाकर लाखों रुपये देख करते हैं, पटना उटना दिल्ली उल्ली जाते हैं या इलाहाबाद जाते हैं, वो आप वैसे ही ऑनलाइन करा रहे हो, भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन करा दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। तो अब उसको देखने के लिए हमको फ़ोन का यूज़ करना ही पड़ेगा, हमको लैपटॉप का यूज़ करना ही पड़ेगा, हमको पीसी का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अब देखा जाए कि बच्चा किस वे में कर रहा है। और फ़ोन अगर मैं देखूँ तो अगर एक बच्चे से हटा दिया जाए तो सर ये एक जाल अब मैच्योरिटी वाले पर्सन के लोग हैं उनके पर भी हो चुका है। ये बहुत सारे कंप्लेन मेरे पास आते हैं रवि जी कि बच्चा मेरा फ़ोन देख रहा है। मैं तो गार्जियन से भी कहता हूँ सर आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि सबसे पहले किसी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए हमको भी सुधरना पड़ेगा। अगर हम नहीं सुधरते हैं तो फिर हम नहीं सुधार सकते हैं। तो फ़ोन पॉजिटिव वे में भी है, नेगेटिव वे में भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। और जो भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो भी हमको देख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो फ़ोन का यूज़ आपके सिलेबस से ही मतलब होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको अगर उसके बाद कुछ कर रहे हैं तो फिर ये आप गलत कर रहे हैं। आप अभी से उस चीज़ को छोड़ दीजिए। चलिए सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि दूसरे को सुधारने से पहले हम खुद सुधरें। अगर हम ही नहीं सुधरें तो दूसरे को कहाँ सुधार पाएंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए सर। जितने भी बच्चे उनके पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को फ़ोन दें, लेकिन फ़ोन देने से पहले खुद सोचें कि हम जैसे फ़ोन देखते हैं मेरा बच्चा भी वैसे ही देख के बनेगा। चलिए सर, आगे आते हैं। आगे कुछ बातों पर और बात करनी है, आपसे चर्चाएँ करनी है। सर, इसमें बोर्ड के पेपर आ रहे हैं और बच्चों को जिससे एक टेंशन हो जाता है। बहुत बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं इस चीज़ को सोच के मेरा नंबर बहुत कम हो जाएगा, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट बहुत टफ हो गया है, मैथ फिजिक्स बहुत टफ हो गए हैं। मैं तो कुछ बच्चे डिप्रेशन में जाने लगते हैं, इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जैसे अभी देखिए कोटा में, इलाहाबाद में सुने कुछ बच्चों ने सुसाइड किया, पेपर उन्हें निकला हुआ था। यहीं दिल्ली राजेंद्र में देख लीजिए, तैयारी करते हुए पानी नीचे आया, 2-3 बच्चे डेथ कर गए। तो कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी जाकर डेथ कर जाते हैं, खुद सुसाइड कर लेते हैं। और इस चीज़ में आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में ना आए, और डिप्रेशन में ना आके भी हर एक सब्जेक्ट में, इंग्लिश हो गया या किसी भी सब्जेक्ट का हो गया, उसमें अच्छे से अच्छा नंबर उठा सकें? देखिए रवि जी, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है। सुसाइड इज़ नॉट अ ऑप्शन टू गेट rid फ्रॉम प्रॉब्लम्स। सुसाइड एक तरीका नहीं है कि हम अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड कर लें। जहाँ तक की बात है स्टूडेंट्स में जो ये केसेस इंक्रीजेज हो रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके पास जो कुछ होता है उसी से अपना बेस्ट करते हैं। तो आपके पेरेंट्स आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखे हैं कि मेरा बेटा अगर कोटा गया है, मेरा बेटा अगर दिल्ली गया है तो कुछ ना कुछ करके आएगा। हर एक सोती हुई आँख जब वो सुबह उठती है तो एक नए उम्मीद के साथ उठती है कि हमारा बेटा इस काम को करेगा। उम्मीद होती है तभी तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, एक बिल्कुल उम्मीद सर, होती है। तो इससे छुटकारा, क्योंकि सोचने की क्षमता बहुत उम्दा होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, हम उस चीज़ को
उस बर्डन को नहीं रिलीज़ कर पा रहे, नहीं सह पा रहे, लेकिन उसका भी तरीका होना चाहिए। आप उस बर्डन को कम करने के लिए आपके पास जो भी है उसको शेयर कीजिए, क्योंकि जब बात अंदर रहेगी ना तो फिर वो एक घाव, और घाव कैंसर का रूप बना लेगी। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं यही कहूँगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो डिप्रेशन क्या है यार? डिप्रेशन को तुमसे नहीं आना चाहिए। डिप्रेशन तुम्हारे ऊपर क्यों हावी हो जा रहा है, इस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अपनी चेतना बढ़ाइए, पॉजिटिव रहिए, और इस चीज़ से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर आपके पास नेगेटिव फ्रेंड्स हैं तो उनसे दूरियां बना लीजिए। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनसे दूरियां बना लीजिए। कोई नेगेटिव ऑब्जेक्ट, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि जो कुछ भी आपके जीवन में एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रहा है, उससे आपको दूर जाना चाहिए। तो सर की बातों पर ज़्यादा ध्यान दें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि सर ने समझाया कि आत्महत्या करना अपने जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। आपके घर के गार्जियन, आपके माता पिता ने कुछ सोच के आपको बाहर भेजा हुआ है पढ़ने के लिए। इतना पैसा खर्च करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपना ये करते हैं केवल आपके लिए। उनका उम्र हो गया, उनको करना क्या है बताइए? वो आपसे उम्मीद लगाए होते हैं कि आप कुछ करेंगे, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और आप जाके गलत कदम उठाते हैं। तो ये बहुत सरासर गलत है। और सर ने भी जो कहा कि जितने भी आपसे जो भी निगेटिव चीज़ें हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन सभी चीज़ों को साइड कर दीजिए, हटा दीजिए। अपने जीवन को बस एक लक्ष्य बनाइए कि हमको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और भविष्य में कुछ करना है। चलिए सर, धन्यवाद इसके लिए भी। सर, जो ऐसे मैंने कहा कि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड दोनों थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, महीने भर या 15-20 दिन का फ़र्क हो जाता है दोनों में। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इससे भी परेशान होते हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि हमारा अच्छा से अच्छा नंबर उठ सके और बहुत अच्छा परसेंटेज हम गेन कर सकें। तो सर, इसके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? कौन सा कॉन्सेप्ट उनको ज़्यादा तैयार करना चाहिए, किस में ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो इस पे कुछ बच्चों को सलाह देना चाहेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है, और मुझे लगता है कि इस प्रश्न के सहारे बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि उसका रिजल्ट, उसका आंसर मैं बहुत अच्छे तरीके से दूंगा। इंग्लिश में लिटरेचर और लैंग्वेज दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सेक्शन डिवाइड होता है सर। और मैं सितंबर मिड चल रहा है, मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप वीकली राइटिंग स्किल पे और अनसीन पैसेज पे ज़्यादा फोकस करें। अनसीन पैसेज 20 नंबर, और 20 नंबर का ही आपका ग्रामर और राइटिंग स्किल है। तो वीकली इसका प्रैक्टिस कीजिए बेटा, क्योंकि ये आपको आपके प्रेशर को कम कर देगा। बहुत सारे बच्चे लिटरेचर पे ध्यान देते हैं सर, और ग्रामर पोर्शन उनका रह जाता है, जबकि नंबर जो इंक्रीज करने का जो तरीका है ना, वो लिटरेचर नहीं है, वो आपका ग्रामर सेक्शन ही है। इसी से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। 12th के जो बच्चे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि राइटिंग स्किल और अनसीन पैसेज, जो कि आपका 40 नंबर कवर करने वाला है, उस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया कीजिए। धन्यवाद सर। सर, हमारे वहाँ जैसे मैं बीटेक करता हूँ, तो हमारे वहाँ ये है कि हम 2-4 साल, 5 साल या 10 साल प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनको अगर पढ़ लें तो हमको पूरे साल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे 2-4-5 साल के, बस 5 साल के प्रीवियस ईयर का अगर पेपर पढ़ लें ना, तो उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, हमारे 70 नंबर के पेपर होते हैं हमारे एक सब्जेक्ट के, 70 का 70 नंबर उसी से मिल जाता है हमारा, ए टू जेड मिल जाता है उससे। तो क्या आपके सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स में भी ऐसे होते हैं क्या? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम है सर, क्वेश्चन तो रिपीट होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए सैम्पल पेपर है। अब मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि किसी क्वेश्चन के सामने अगर 2022, 23, 24, 18, 19 लिखा है तो ज़रूरी है कि वो रिपीट करे 2025 में। इट इज़ नॉट सर्टन, नहीं निश्चित है, लेकिन वो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टच करने का एक ही बेनिफिट है, उससे हमारे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये पता चलता है। प्रीवियस ईयर ये नहीं कहता है कि आप इसको पढ़ लीजिए, आप मैं पूरी तरीके से मैं प्रिपेयर हो गया, नहीं। प्रीवियस ईयर ये कहता है कि आप तरीका जानिए, किस तरीके से आपको क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लीजिए आप, और पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा इनके लिए। सर, जैसे कि आप एनडीए की भी तैयारी वारी करवाते हैं, मैं आपसे बताऊं, मैं खुद 2 टाइम्स रिटन क्लियर किया हुआ हूँ, क्रैक किया हुआ हूँ सर एनडीए। जी सर, वो आपको पता है। तो सर ने खुद भी 2 बार एनडीए क्रैक किया हुआ है रिटेन। तो आइए सर, एनडीए की भी तैयारी करवाते हैं, तो सर से कुछ एनडीए के बारे में जानते हैं। सर, क्या जो बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, उनके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे उनके लिए?
बिल्कुल सर, अभी तो ये हमारा फर्स्ट ईयर ऐसा होगा कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस जा रहे हैं अपनी टीम के साथ एनडीए के लिए तैयारी कराने। और इस जो जगह है सर, वहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बाकी सारी जगह पे मैं देखता हूँ सर कि बच्चों को जब तक आप बताएंगे नहीं कि आगे भी कंपटीशन है या फिर कंपटीशन में क्या क्या है, क्योंकि सर मैं आपको बता दूं सबसे कम एज में सबसे पावरफुल नौकरी अगर कोई है ना सर, तो वो एनडीए है। सबसे कम एज में सबसे पावरफुल जॉब होती है वो। मेहनत तो है, ये वही यूपीएससी है जो आईएएस आईपीएस बनाती है, और यही यूपीएससी एनडीए और सीडीएस जैसे एग्ज़ाम को भी कंडक्ट कराती है। तो लेवल तो होगा, लेकिन उस लेवल को भी सर हम लोग का पूरा प्रयास है कि हम लोग उसको बच्चों को तक पहुंचाया जाए उसको, और बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए। आपको भी पता होगा पहले गर्ल्स एनडीए नहीं दे सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद अब एनडीए गर्ल्स भी अटेम्प्ट कर सकती हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स का हम लोग सेपरेट बैच बनाने वाले हैं और उसमें एनडीए की तैयारी कराएंगे हम। और चूंकि मैं खुद उस फील्ड से गुजरा हूँ, मैं खुद एनडीए 2 टाइम्स रिटन क्लियर किया हूँ, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा एकदम वर्चुअल होगा सर, एकदम क्लियर होगा, बच्चों को एकदम देना ही देना है। ठीक है। चलिए सर, धन्यवाद। सर, आप एनडीए की तैयारी करवाते हैं, तो क्या अब ऐसा है कि आप एनडीए के अलावा भी अन्य जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए भी तैयारी का वो माध्यम बच्चों के लिए शुरू करने वाले हैं? बिल्कुल सर, मैं आप पूरे अपने यूट्यूब चैनल के जो भी दर्शक हैं उनके माध्यम से मैं सब तक और पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे वहाँ जीएनबी जवाहर नवोदय विद्यालय, सीएचएस बीएचयू, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनके लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 6th 9th और 11th के लिए, उनकी भी हम लोग प्रिपरेशन कराना शुरू कर दिए हैं, जो कि 18 सितंबर से हमारे वहाँ ऑफलाइन बैचेज चलाई जाएंगी। तो जो भी बच्चे जो जेएनवी में जाना चाहते हैं या फिर बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं या फिर एएमयू में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो बताए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं सर, और हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन कुशीनगर है कि हम लोग इस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं, और हम अपनी बेस्ट टीम के साथ इस कुशीनगर में उतरने वाले हैं सर। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ हमें भी, बच्चों को छोड़िए, पहले सबसे ज़्यादा अपने ऊपर हम लें तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत लोगों से बात किया हुआ है, और इतना मज़ा नहीं आया जितना आपसे बात करके आया। चलिए, धन्यवाद सर इसके लिए। धन्यवाद सभी लोगों का, जो सर से आप लोग भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत सारे